तो बात करते हैं अब हम ग्लिसरॉल की, ठीक है ना। हमने बात कर रखा है अभी ऊपर था हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल की बात करते हैं। तो ग्लिसरॉल इज ए ट्राइहाइड्रिक मोलिक्यूल। इट मींस इट हैज 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट हैज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट हैज 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम होते हैं ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट ईच कार्बन, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मेक्स इट पोलर इन नेचर। तो जो हमारा ग्लिसरॉल है प्यारा सा, ये कैसा है, ये बेचारा सा ग्लिसरॉल हमारा पोलर है। जो बाकी अभी हमने पहले बात किया था फैटी एसिड की, ठीक है ना, वो कैसा था, वो था हमारा ऑलमोस्ट नॉन पोलर। थोड़ी सी पोलरिटी आ जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। हैंस इट इज मिक्सिबल विद वाटर। वाटर के साथ ये घुल मिल सकता है क्योंकि ये खुद पोलर है, वाटर भी पोलर है, पोलर पोलर बड़े प्रेम से रहते हैं। एंड अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो सकता है, अल्कोहल में भी डिजोल्व हो सकता है। अल्कोहल भी पोलर है। अगर आपको स्ट्रक्चर दिमाग में घूम रहा है अल्कोहल का तो आप समझ सकते हो। इन ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में इन दोनों को आप मिक्स कर लो, ये सोल्यूबल हो जाएगा। बट इनसोल्यूबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, जो भी नॉन पोलर है तो उसमें कैसे रहेंगे ये इनसोल्यूबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो 9.10 है ये शो कर रहा है, शो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। वेयर इज फिगर 9.10। अब वैसे हमें फिगर ऑफ ग्लिसरॉल की क्या ही बात करनी है, 3 कार्बन ले लो, रानी ये लो, 3 कार्बन ले लो, तीनों पे ओ एच, ओ एच, ओ एच लगा दो। अब क्या करना है, अब एक एच एक्स्ट्रा लगा देना, एक एच नीचे की ओर लगा देना और एक इसका बॉन्ड इधर रह जाएगा। तीनों 3 फैटी एसिड से जुड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर देखना चाहो तो ये देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों को एक एक ओ एच दे दो बेचारों को। अब क्या करना है, इसको भी एक बॉन्ड, इसको भी एक बॉन्ड, इसको भी एक बॉन्ड, तीनों को एक एक फैटी एसिड दे दो, ठीक है। अगर अभी फैटी एसिड से इसको नहीं जोड़ना है तो आप अभी हाइड्रोजन ही लगा के रखो, ठीक है ना? अभी आप इसको हाइड्रोजन लगा के रखो तो बोलो ग्लिसरॉल। जब हम फैटी एसिड लगा देंगे तो लिपिड बन जाएगा ना। जब हम फैटी एसिड लगा देंगे तीनों में से, ठीक है, तो वो तो बन जाएगा लिपिड, ठीक है। ऐसी ही बात करते हैं, तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल। Figure 9.10 shows the structure of glycerol. It is important to note that carbon number 1 and carbon number 3 in glycerol are not identical when viewed in 3 dimensions. जब आप इसको अभी तो देखने में आपको लग रहा होगा जो कार्बन नंबर 1 है, जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 3 है वो एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं, देखो इधर OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है, ऊपर H है, इधर भी नीचे H है, इधर साइड में H है, इधर भी H है, तो लग रहा होगा हाँ भाई दोनों तो जुड़वा भाई जैसे लग रहा है। बट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का अरेंजमेंट थोड़ा फर्क आता है। सिंस हम अभी पेपर पे तो 3D देख नहीं सकते हैं, बट हाँ याद रख लो, देखिए दोनों कार्बन सेम नहीं है। Carbon number 1 and carbon number 3 in glycerol are not identical when viewed in 3 dimensions. This is done by numbering the carbon atoms of glycerol uh, unambiguously by the unambiguously बाय दी स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग। एसएन नंबरिंग हम देते हैं, ठीक है, एसएन नंबरिंग हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो अभी हमें देखना नहीं है एसएन नंबरिंग, आगे जाके बात करेंगे जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री बात करेंगे उधर करेंगे। जस्ट याद रख लो एसएन नंबरिंग हम होता है, एसएन नंबरिंग जैसे जो हम यूज करते हैं, अभी हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। आ जाओ, ग्लिसरॉल फॉर्म, बस इतना सा याद रखना, ग्लिसरॉल का पहला वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना, बस बाकी बात तो भूल जाओ। Glycerol forms backbone of most of the storage and membrane lipid. Storage lipid और membrane lipid में जो glycerol है वो backbone को form करता है। तब क्या होता है जब हम storage lipid को देखेंगे तब बात करेंगे ना, ठीक है। Let us study some of the reactions of glycerol. Glycerol के कुछ reaction देखने वाले हैं। Reaction of glycerol. Glycerol has a lot of industrial applications. ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड
पर्सनल केयर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, सच एज कफ सीरप में यूज किया जाता है इसको, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, माउथ वॉश में यूज किया जाता है, सोप में, ठीक है ना, और हेयर केयर प्रोडक्ट में। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, वन एस्टरिफिकेशन में क्या है, एस्टर लिंकेज फॉर्म होगा। वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल ग्लिसरॉल में रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स, ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म कर सकते हैं। एज मेंशन अर्लियर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, अब देखो ग्लिसरॉल का अगर एस्टरिफिकेशन अगर मैं दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, तो सिंपल सी बात है, अभी तो जस्ट हमने पढ़ा था ना। क्या है देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चलो इसका OH पे बात कर लेते हैं, बाकी सबके लिए सेम ही रहेगा। अगर इधर मुझे को एस्टरिफिकेशन करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेके COOH, ठीक है ना, इसको लेके मुझे एस्टरिफिकेशन करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सा OH निकाल दो इधर का, यहाँ पे H निकाल दो, क्या करना है, यहाँ से लाके कार्बन, डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ जो एक R ग्रुप कुछ भी जुड़ा रहेगा, नहीं भी तो कोई बात नहीं, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये हो गया एस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पे हमें COC दिख रहा है लिंकेज, तो कहाँ पे थे हम। As mentioned earlier, esterification reaction of glycerol and fatty acid is important information of estrogen membrane lipid। जो ग्लिसरॉल है और जो फैटी एसिड है, उनके बीच में क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। और क्या होता है इसके वजह से फॉर्म होती है हमारे पास स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करेंगे, आगे भी दिखाएंगे आपको, जब स्टोरेज लिपिड और जो लिपिड और मेम्ब्रेन लिपिड देखेंगे, तो देखेंगे हाँ कहाँ है भाई एस्टर लिंकेज, यहाँ पे तो अभी आपको एस्टर लिंकेज दिख रहा है, ठीक है ना। हर जगह बात करेंगे एस्टर लिंकेज की। ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल कैन बी ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन वाटर और हाइड्रोजन peroxide, H2O2 को यूज कर लो या तो ब्रोमीन वाटर को यूज करो, in slightly alkaline solution in the presence of an iron salt to give a mixture of glyceraldehyde and dihydroxy acetone। तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आप ले लो ब्रोमीन वाटर ले लो, ये तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कब किस में लेना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है होगा जिसमें आप ले रहे हो, ग्लिसरॉल ले रहे हो, आप उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहे हो, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहना चाहिए, अल्कलाइन, थोड़ा सा अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन रहना चाहिए। और उसमें आप कुछ ऐड करोगे, आयरन सॉल्ट को भी, ठीक है ना, जरूरी है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ये जब आप काम करोगे, आपने क्या काम किया, आपने ग्लिसरॉल लिया, आपने उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या तो ब्रोमीन मिलाया, ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। आपने सॉल्यूशन को रखा था, अल्कलाइन सॉल्यूशन रखा था आपने, ठीक है ना, आपने उसमें आयरन का सॉल्ट मिलाया, तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हमें देखने को मिलती है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होता है अलोंग विद वाटर। You know that both glyceraldehyde and dihydroxyacetone are ट्राइओस शुगर, दोनों जो है ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों कैसे हैं, ट्राइओस शुगर है, एक एल्डिहाइड वाला है और एक कीटोन वाला है, ठीक है। एंड द मिक्सचर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन reduces alkaline copper reagent giving positive Fellings and Bendrick test, ठीक है ना। तो जो, एक सेकंड रुकना, हाँ तो कहाँ पे थे, and the mixture produced in this reaction reduces alkaline copper, ठीक है ना। कॉपर को आप जानते हो फेलिंग्स टेस्ट और बेंडिक टेस्ट, ठीक है ना। तो जो ये जो रिएक्शन फॉर्म हुआ है कि जिसका ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये क्या करेगा, ये कॉपर को ये कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, ये कॉपर को रिड्यूस कर देगा
जिसके वजह से हमें कलर चेंज कुछ देखने को मिलता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं हाँ फेलिंग्स और बेंड्रिक टेस्ट ये पॉजिटिव देता है। तो हमें पॉजिटिव बेंड्रिक टेस्ट हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कॉपर बाय द ग्लिसल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी mixture, ठीक है ना। Mixture of dihydroxyacetone and glyceraldehyde reduces the alkaline copper, बोल लो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है ना। कॉपर रिएजेंट को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव फेलिंग्स और बेंडिक टेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप फेलिंग्स टेस्ट और बेंडिक टेस्ट नहीं पता तो क्या कर रहे हो, 11th 12th की बातें हैं ये तो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे अगर कभी आ जाए। The reaction is important in metabolic pathways as glycerol is oxidized, जो हमारे पास ग्लिसरॉल है is oxidized in the presence of enzymes and used to generate energy by glycolysis। हम ये बात जानते हैं, जो ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ये हमें अब चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट आप जानते हो, ये ग्लाइकोलिसिस आपको ये देखने को मिलता है। वही बोल रहा है कि रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है इन मेटाबॉलिक पाथवे में, एज ग्लिसरॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। ये एंजाइम के प्रेजेंस में होता है हमारे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में देखोगे, जो ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन है वो एंजाइम के द्वारा होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडाइज ग्लिसरॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करता है, ग्लिसल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ग्लिसल्डिहाइड बोल लो, हाइड्रोक्सी एसीटोन बोल लो, बाकी फॉस्फेट ग्रुप तो उधर आ जाएगा, ठीक है ना। हम उधर जानते थे ग्लिसल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी भी याद है तो कोई बात। डिहाइड्रेशन नाम से क्लियर है, glycerol when is treated with dehydrating agent like KHSO4, ठीक है ना, पोटेशियम बाइसल्फेट, तो जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम बाइसल्फेट से ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, क्या प्रोड्यूसेस एन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देख लो अगर आपको ऊपर दिख रहा है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है एक्रोलीन। जब आप ग्लिसरॉल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट KHSO4 से रिएक्ट कराओगे, उसे ट्रीट कराओगे, तो आपको एक्रोलीन प्लस में वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है डिहाइड्रेट हो रहा है तो water निकलेगा। सिंपल से आप बात याद रखो, अपनी आंख से मत करो, ग्लिसरॉल है, हमारे पास ग्लिसरॉल है, हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट कराया तो हमें एक्रोलीन मिला, एक्रोलीन। स्ट्रक्चर बिल्कुल जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर याद रखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। Pungent vapor of acrolein turns ammonical AgNO3 paper black। यहाँ पे जो एक्रोलीन है ये वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है ना। तो देखो बोला जाए पंजेंट वेपर ऑफ एक्रोलीन, एक्रोलीन के जो वेपर्स हैं ये क्या कर दे रहे हैं, ये AgNO3 AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट को ये क्या कर दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के पेपर को ये ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। It forms the basis of acrolein test of glycerol। एक्रोलीन अगर हमें पता करना है कि हाँ भाई एक्रोलीन प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, AgNO3 के पेपर को लाओ, देखो, अगर एक्रोलीन उससे रिएक्ट करके एक्रोलीन अगर जब उसी कांटेक्ट में आएगा, एक्रोलीन जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पेपर के कांटेक्ट में आएगा, अगर सिल्वर नाइट्रेट का पेपर जो है वो ब्लैक टर्न हो गया तो हम बोलेंगे हाँ एक्रोलीन एक्रोलीन प्रेजेंस एक्रोलीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या याद रखना है, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्रोलीन, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। लास्ट हमें याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट का पेपर ले लो, सिल्वर नाइट्रेट का पेपर ले लो, एक्रोलीन को उससे कॉन्टेक्ट में लाओगे तो सिल्वर नाइट्रेट का पेपर क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये टेस्ट की तरह हम इसको यूज कर देते हैं, हाँ भाई ये एक्रोलीन है कि नहीं है। अब थोड़ा सा बताया सिरेमाइड। देखो सिरेमाइड्स हैं,
सिरेमाइड्स आर ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स, पहले भी हमने बात कर रखी थोड़ी सी। सिरेमाइड्स आर ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स विद वैक्स लाइक प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वैक्स जैसी होती है। These form a building block of sphingomyelin, स्फिंगोलिपिड आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो सिरेमाइड उधर बहुत जरूरी होता है। वन ऑफ द मेजर लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन का लिपिड। देखो नॉर्मल लिपिड के अलावा भी हमें स्फिंगोलिपिड भी देखने को मिलता है सेल्स में, ठीक है ना। बात करेंगे, आगे बात करेंगे स्फिंगोलिपिड की, आगे अभी आएगा, ठीक है ना। अभी हम मेम्ब्रेनस लिपिड देखेंगे, स्टोरेज लिपिड देखेंगे, स्फिंगोलिपिड देखेंगे। ये बस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे वो बने होते हैं सिरेमाइड। We shall discuss about these lipid in unit number 10 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सीरेमाइड कंसिस्ट ऑफ एन अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। सीरेमाइड में आपको क्या देखने को मिलता है, एक अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, एक अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, स्फिंगोसिन, ठीक है ना, आपको देखने को मिल रहा है ये स्फिंगोसिन, लिंक टू फैटी एसिड बाय अमाइड लिंकेज, ये जुड़ा हुआ है फैटी एसिड के साथ थ्रू अमाइड लिंकेज। अब ये फैटी एसिड समझ पा रहे हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच हट गया होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आर ग्रुप है। ये आपका फैटी एसिड दिख रहा है ना, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन जुड़ा हुआ है फैटी एसिड से थ्रू थ्रू अमाइड लिंकेज, ठीक है। एसिडमाइड कंसिस्ट ऑफ एन अमीनो ग्रुप, अमीनो बेस होता है सिरेम, सॉरी, सिरेमाइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, एक फैटी एसिड चेन देखने को मिल रही है, और एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब पूरे को अगर हम डिटेल में समझाना चाहें तो स्फिंगोसिन जो मॉलिक्यूल है वो कनेक्टेड है हमारे फैटी एसिड से थ्रू अमाइड लिंकेज। फिगर 9.13 शोज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिरेमाइड का जनरल स्ट्रक्चर देख लो, यही सिंपल सा है। स्ट्रक्चर बेसिकली अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी मेन है पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बाद अगला स्टेप होता है कि हाँ अब हम स्ट्रक्चर को याद करें, देखें, ठीक है। पहले तो बस इतना ही याद रखो, जो स्फिंगोसिन जो हमारे पास सिरमाइड है उसमें हमें स्फिंगोसिन देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है फैटी एसिड चेन, और एक हमें अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो स्फिंगोसिन जो है वो जुड़ा होता है फैटी एसिड चेन से थ्रू अमीनो ग्रुप, बोल सकते हो अमाइड लिंकेज के थ्रू। As we go further with detailed description of different type of lipid, you would come across these building block। जब हम different different पढ़ेंगे lipids, तो ये building block समझ लो ना, इन चीज से वो बना हुआ है। तो ये building block समय का आते रहेंगे कि हाँ भाई इधर ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो पहले हमने building blocks को ही पढ़ लिया कि जिससे हमारे लिपिड बने हुए हैं, लिपिड जिस चीज से बना हुआ है उसको हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे लिपिड क्या है। You would be able to appreciate how these building blocks have been used by nature to create diversity in structure of lipid। इन बिल्डिंग ब्लॉक को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे नेचर यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिपिड फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड विच इज सूटेड फॉर देयर फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है डिफरेंट डिफरेंट लिपिड, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट लिपिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है ना, डिफरेंट वे में जुड़ा होता है। लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज लिपिड। अभी हम स्टोरेज लिपिड की बात करेंगे, वैसे तो अभी नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय। स्टोरेज लिपिड, ओके। इससे पहले मुझे एक बात बतानी है आपको। वो बात ऐसी है कि ये जो लिंकेज है ना, ये जो आपको लिंकेज दिख रही है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं ईथर, ईथर लिंकेज। बाकी एस्टर लिंकेज भी कुछ ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। देखो इधर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, तो ये इसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज, है ना। तो एस्टर और ईथर में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैंने भी शायद से जब एस्टर बोला तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया था, ऐसा नहीं होता है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना होता है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो दोनों याद रखना। स्टोरेज लिपिड, storage lipids are deposited in animals and plants as energy reservoir,
प्लांट्स और एनिमल्स में ये इकट्ठा हो जाता है। ये प्लांट और एनिमल सेल्स में इकट्ठे देखने को मिलते हैं। ये आगे हेल्प करते हैं हमें किस चीज़ में, एनर्जी डिराइव करने में। लाइक अगर कभी आप डाइटिंग पे हो, आप फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो जो लिपिड होता है, तो लिपिड में से भी ही हम एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको पता होगा ज़रूरी नहीं है बस आप कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी डिराइव कर सकते हो, नहीं, आप प्रोटीन में से भी एनर्जी डिराइव कर सकते हो, आप लिपिड में से भी एनर्जी डिराइव करते हो, ठीक है? लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है ना? So that they are mobilized to provide energy in case of starvation and absence of food. Lipid are highly reduced and हाइड्रोफोबिक molecule. ये हाइड्रोफोबिक molecule है लिपिड, ठीक है ना? Therefore, they are stored as long term energy resources. ठीक है ना? इसको स्टोर किया जाता है लंबे समय तक, लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है ना? अगर मान लो किसी के शरीर में लिपिड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना? तो हो सकता है अगर वो 100 साल बाद, 100 साल बाद तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मानो अगर आज कुछ लिपिड इकट्ठा हुआ हमारे शरीर में, ठीक है ना? स्टोर हुआ है। अगर मैं 1 साल बाद कुछ डाइटिंग वाइटिंग पे आ जाता हूँ, तो हाँ, उस समय तक वो लिपिड रहेगा और वो जाके उस समय क्या हो जाएगा, वो हेल्प करेगा हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना? हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में वो हेल्प करेगा। तो वही बोले जा रहे हैं, देयरफॉर दे आर स्टोर्ड एज लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हम इसको लंबे समय के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। एंड दे आर यूटिलाइज्ड आफ्टर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, कार्बोहाइड्रेट से तो हम जानते हैं एनर्जी डिराइव करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट हमें कम पड़ रही है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं अपने लिपिड पे, ठीक है? हम लिपिड को अ, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं। यूटिलाइज आफ्टर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स आर कंज्यूम, जब जब सारे कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम हो चुके हैं, तो हम करेंगे लिपिड को यूज। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, कोई बात नहीं। हाँ। आह, ट्राइसियल ग्लिसरॉल, जो हम इसको टैग बोल देंगे, PHG, हाँ, ठीक है ना? ट्राइसियल ग्लिसरॉल, ट्राइएशियल ग्लिसरॉल बोल लो, एंड वैक्सेस कम इन दिस कैटेगरी। ये दोनों जो हैं, ट्राइएशियल ग्लिसरॉल और जो वैक्सेस हैं, ये क्या है? ये स्टोरेज लिपिड है। बस दो एग्जांपल याद रख लो, वैक्सेस एंड ट्राइएशियल ग्लिसरॉल्स आर स्टोरेज लिपिड। ट्राइएशियल ग्लिसराइड्स, ठीक है? बाकी एक सेकंड जरा रुकना। ट्राइएशियल ग्लिसराइड्स के बारे में है ये भी। वैक्सेस, ठीक है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं अभी ट्राइएशियल ग्लिसरॉल, ट्राइएशियल ग्लिसराइड्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्सेस को, ठीक है ना? इन दोनों एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं, डिटेल्स, पूरे डिटेल में देखेंगे। The utilization of triacyl glycerol as an energy source is illustrated by the abilities of migratory bird, migratory bird, which can fly greater distance without eating. वो लंबे समय तक क्या कर सकती है? फ्लाई कर सकती है बिना कुछ खाए पिए। तो क्या होगा उसमें? उसमें जो स्टोरेज लिपिड होगा, वो एनर्जी सोर्स बनेगा, ठीक है? Triacyl glycerols, that is tag, also known as triglycerides. Triacyl glycerol बोल लो या triglycerides बोल लो, दोनों सेम है। Are the ester derivatives of ester, ठीक है ना? Ester derivatives of glycerol with which constitute the storage form of fatty acid in animals and plant. तो triacyl glycerol क्या है? Triacyl glycerol is basically ester derivative of glycerol, ग्लिसरॉल का एस्टर डेरिवेटिव, ठीक है? अभी आगे देखेंगे हम इनके।
बारे में और डिटेल में। इन द प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा, कब प्रीवियस सेक्शन, यू हैव लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड, हाँ हमने ये चीज पढ़ रखी है। यू ऑल्सो लर्न दैट दीज फॉर्म एस्टर्स विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और एस्टर लिंकेज हमने देखा था, एस्टर लिंकेज, ठीक है ना, ग्लिसरॉल का एस्टर लिंकेज हमने देखा। Recall from the figure 9.7 that glycerol has 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमें पता है ना ग्लिसरॉल हमें क्या फिगर चाहिए, OH 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 कर लेना, ठीक है, बाकी HH भर लो। दैट ग्लिसरॉल हैज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें पता है। वन और मोर ऑफ दीज में बी एस्टेरिफाइड टू फैटी एसिड चेन, इसमें से एक या एक से ज्यादा, तीनों हो सकते हैं, तीनों ये हो गए एस्टेरिफाइड, तीनों कार्बन से हम क्या कर देंगे, फैटी एसिड को जोड़ देंगे, या तो किसी एक कार्बन से फैटी एसिड जुड़ा हो, या तो किसी दो से जुड़ा हो, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन करेंगे हम ग्लिसरॉल का विद फैटी एसिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एस्टरीफाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, की कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अ, अरे रे क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ, हम जो एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, अच्छा हम जो एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं वो इधर से करेंगे ना, इसका एच हटाएंगे, इधर से अब हम क्या करेंगे, एस्टेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आके सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा आर, ठीक है, ऐसे ही कुछ होने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा आर, तो आपको ये एस्टर लिंकेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एस्टेरिफाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टेरिफाइड हो चुके हैं इन ग्लिसरॉल, फॉलोइंग नोमेनक्लेचर इज यूज, ये तीन नोमेनक्लेचर हम बेसिकली देंगे। अगर एक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एस्टेरिफाइड हुआ है तो हम बोलेंगे उसको हम उसको बोलेंगे, मोनो एशियल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, मोनो एशियल ग्लिसरॉल। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एस्टेरिफाइड हो चुके हैं तो बोलेंगे डाइएशियल ग्लिसरॉल एंड सेम ट्राइएशियल ग्लिसरॉल। तो TAG क्या है, ट्राई एशियल ग्लिसरॉल। ट्राई एशियल ग्लिसरॉल में क्या देखने को मिलता है हमें कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो चुके हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टेरिफाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसके जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसके तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एस्टेरिफिकेशन हो चुका है, तो बोलेंगे ट्राई एशियल ग्लिसरॉल, या तो ट्राई एशियल ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। if one if only one hydroxyl group of glycerol is esterified to a fatty acid, तो इसको हम बोलेंगे मोनोशियल ग्लिसरॉल। एस्टेरिफिकेशन किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, ठीक है ना, एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। इफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्टेरिफाइड, तो हम इसको बोलेंगे डाइएशियल ग्लिसरॉल, ठीक है। इट टर्म एज डाइएशियल ग्लिसरॉल और डाइग्लिसराइड बोल दो, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। when all the three hydroxyl group of glycerol are esterified, तो हम इसको बोलने वाले हैं, इट इज टर्म्ड एज ट्राइएशियल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ये तो ट्राइग्लिसराइड बोल दो, TG। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराइड्स आर शोन इन फिगर, देख लो ABC, यहाँ पे देख रहे हो आप कि एक ग्रुप, ये देखो इधर इधर देखो, पहले इस चीज को देख, इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास ग्लिसरॉल, ये है आपके पास ग्लिसरॉल, यहाँ पे एक H लगा देना, ठीक है ना, ये हो गया ग्लिसरॉल। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड को लाके जोड़ रहे हैं, एस्टरीफिकेशन कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, और ये देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने OH हटाया और उसको यहाँ पे लिंक कर दिया, तो सिंपल सा है, ये इसका आपका फैटी एसिड का R ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सेम चीज, दो बार एस्टरीफिकेशन हो गया है, दो फैटी एसिड को लाके हमने जोड़ा है, यहाँ पे सेम चीज, तीन फैटी एसिड को लाके हमने इधर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो तीन बार एस्टरीफिकेशन किया है, तो हम बोलेंगे ट्राइएशियल ग्लिसरॉल, ये तो ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड
फास्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करना। आगे देखो, TAG, ट्राई एसियल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ट्राई एसियल ग्लिसराइड्स, having same fatty acid at all the three position are known as simple triacyl glycerol। अब देखो, और एक चीज हो सकती है, और एक चीज हो सकती है। अब देखो ये चीज तो देख लो, पहले इस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे फोकस करो आप, ठीक है ना, इस चीज पे फोकस करो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लो। अब इधर आ जाओ, R1 R2 R3 ये तो अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है R1 हो कुछ ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। तो बताओ क्या R1 R2 R3 चेन एक जैसी है? नहीं, ठीक है ना। अगर R1 R2 और R3 तीनों चेन, ठीक है ना, तीनों चेन अगर एक जैसी है तो बोल देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, TAG, ट्राई एशियल ग्लिसरॉल्स, ठीक है ना, हैविंग सेम फैटी एसिड एट ऑल थ्री पोजीशन। सेम फैटी एसिड मतलब कि ये जो चेन चेन है आर ग्रुप, ये तीनों अगर सेम हो जाते, तीनों आर ग्रुप सेम हो जाते तो फैटी एसिड तो सेम हो जाता। अगर तीनों फैटी एसिड सेम है, एक जैसे हैं, तो इसको बोलेंगे सिंपल ट्राई एशियल ग्लिसरॉल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास, एक सेकेंड रुकना, फॉर एग्जाम्पल ट्राइस्टेरियोल ग्लिसरॉल एंड ट्राइलियोल ग्लिसरॉल, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं अजीबो गरीब से, ठीक है, इनसे कुछ कॉमन नेम्स भी है। तो ये दोनों जो है हमारे पास, ये क्या है, ये है हमारे पास सिंपल ट्राइएशियल ग्लिसरॉल। क्या मतलब बनता है कि इनमें जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जो फैटी एसिड कनेक्टेड है तीन, तो तीनों के तीनों फैटी एसिड सेम है। द टर्म मिक्स्ड एशियल ग्लिसरॉल, मिक्स्ड ट्राइएशियल ग्लिसरॉल, mixed mixed triacyl glycerol is used if two or three different fatty acid are esterified। अगर जो तीन फैटी एसिड है, फैटी एसिड नंबर 1 2 एंड 3, तीनों अगर अगर वन डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, अगर तीनों ही डिफरेंट है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास, ये जो फैटी एसिड हमारे पास मिलता है, तो हम इसको बोलेंगे मिक्स्ड ट्राइएशियल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, इसको बोलेंगे। तो 9.15 कहाँ है? 9.50 shows example of simple and mixed triacyl glycerol, ठीक है। तो सिंपल ट्राइएशियल ग्लिसरॉल में क्या है, सिंपल सी बात है, सिंपल ट्राइएशियल ग्लिसरॉल में तीनों फैटी एसिड हमारे सेम रहने वाली है। और मिक्स्ड मिक्स्ड ट्राइएशियल ग्लिसरॉल में क्या देखने को मिलता है हमें, फैटी एसिड में डिफरेंस देखने को मिलता है, तीनों फैटी एसिड सेम नहीं होते हैं, ठीक है, तीनों फैटी एसिड सेम नहीं होते हैं, हो सकता है दो सेम हो, एक अलग हो सकता है तीनों ही अलग हो, ठीक है। तो ए देखो, ए में आपको दिख रहा है कि तीनों फैटी एसिड कैसे हैं, एक जैसे हैं। बी में देखो, ये फैटी एसिड अलग है, ये भी फैटी एसिड अलग है, ये वाला फैटी एसिड अलग है, तीनों फैटी एसिड अलग अलग है, ठीक है ना। तो बी वाला है हमारे पास एग्जाम्पल किस चीज का, मिक्स्ड ट्राइएशियल ग्लिसरॉल। हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर एग्जाम्पल्स आपको याद हो रहे हैं ना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो, ट्राइसेल ग्लिसरॉल हम कब, मिक्स्ड ट्राइसेल ग्लिसरॉल क्यों बोलते हैं, और सिंपल ट्राइसेल ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राइसेल ग्लिसरॉल क्या होता है, मोनोसेल ग्लिसरॉल क्या होता है, डाइसेल ग्लिसरॉल क्या होता है, ठीक है ना, इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हाँ, भले ही अगर आप एग्जाम्पल नहीं याद कर पा रहे, एग्जाम्पल नहीं दे रहा, हर एक पॉइंट में जाके एग्जाम्पल आने वाला है, आप कितने याद रख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को कम से कम लेके चलो, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर नहीं भी लिखोगे तो 0.5 नंबर, आधे नंबर कटेंगे, ठीक है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर आपको मेन चीज ही याद नहीं हो रही है और आप एग्जाम्पल के पीछे पड़ गए तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, अब बात करेंगे अगले लेक्चर में, अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है ना, अभी हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय।